हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपका नीट का एग्ज़ाम 21 जून को शेड्यूल्ड है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है आपके लाइफ का, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। आज हम इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उन सारों को सॉल्व करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसे लर्न करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि केवल आप इजी PYQs ना करें, टफ PYQs भी करें, मॉडरेट PYQs भी करें। वो सारे PYQs को करें जो पिछले कई सालों में आए हैं आपके पेपर के अंदर, क्योंकि बिना PYQs को किए आपको उस पेपर के पैटर्न का आइडिया नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे रिलेटेड जितने भी PYQs हैं हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखकर अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद वेट करना है कि मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल अटेम्प्ट करें आप लोग। पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करके 30 सेकंड अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन की ओर बढ़ें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आप खुद से अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये रीनीट का पेपर है। एक बार आप तैयारी कर चुके हो उसके बाद ये पेपर दे रहे हो, तो काफी इंपॉर्टेंट है आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या सवाल बोल रहा है। हमसे बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लेट एरिया ए। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया है वो ए है। प्लेट एरिया का मतलब बेसिकली हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, है ना। जैसे ये कैपेसिटेंस है ना, तो इस कैपेसिटेंस का ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमें ए दे रखा है, ठीक है। हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डी दे रखी है। हमने इसे V वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। हमसे एनर्जी पूछा है। आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, है ना। इसमें वोल्टेज दे रखा है तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नीट 2016 में आया हुआ सवाल। ठीक है, कितने आसान सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं। ऐसा नहीं केवल आसानी आए हैं, टफ भी आए हैं, जो आगे हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन से आपका हम मोमेंटम बिल्डअप करेंगे, फिर टफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अटेम्प्ट करें। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। हमसे बोला है द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B। हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक बी पॉइंट है। ए से बी ले जाने में एक क्यू चार्ज को हमने जो वर्क डन किया है वो इंडिपेंडेंट है पाथ टेकन। मतलब जो हमारे पास वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपने चाहे पहला पाथ यूज किया हो, चाहे आपने दूसरा पाथ यूज किया हो, चाहे आपने तीसरा पाथ यूज किया हो, इन तीनों पाथ में जो वर्क डन है वो सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव, है ना। जो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उन कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी, जहां पर जो डेल्टा वी है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में। मतलब हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा कि आप पहला रास्ता ले रहे हो, दूसरा रास्ता ले रहे हो या तीसरा रास्ता ले रहे हो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर। ओके, अगला सवाल अटेम्प्ट करें। नीट 2017 का सवाल। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। सोल्यूशन देखते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको हमने V वोल्ट के बैटरी के साथ चार्ज कर दिया। इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड E है। मैंने कहा सर E की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी मैंने आपको बताया एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि जो कैपेसिटर पे चार्ज है उसे डबल कर दिया, तो एनर्जी क्या होगा। अब देखो, कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, मैंने कहा सर पहले चार्ज आया होगा V वोल्ट है, तो Q इज इक्वल टू CV। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है सर।
इस फॉर्मूले से जा सकते हो, या आप एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, Q²/2C, है ना। Q²/2C, इसमें वोल्टेज का टर्म ही नहीं है, क्योंकि सवाल ने किसके साथ चेंज किया है, चार्ज के साथ चेंज किया है। तो हम एनर्जी का वो वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं जिसमें चार्ज इन्वॉल्व है। तो हम देख रहे हैं पहले Q²/2C था, बाद में अपने चार्ज को डबल किया तो Q की जगह क्या आ जाएगा, 2Q। इट विल बी 2Q का स्क्वायर अपॉन 2C। इट विल बी बेसिकली 4Q² अपॉन 2C। Q²/2C क्या था बच्चे, आपका इनिशियल एनर्जी था EI। तो जो आपका फाइनल एनर्जी बन के आया वो क्या निकल के आया बच्चे, वो 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी निकल के आया। इट मीन्स आंसर विल बी डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अटेम्प्ट करें। इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। The electric potential at a point in a free space due to charge q coulomb is q into 10 की पावर 11 वोल्ट। यानी अगर हमारे पास एक q चार्ज है, यहाँ सर हमने मान लो r दूरी पर एक पॉइंट p लिया है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चे, सर वो दे रखी है हमारे पास q इंटू 10 की पावर 11। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है सर KQ/R। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो Q इंटू 10 की पावर 11, मैंने कहा ये भी सही बात है। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ। क्या आप R बता सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं सर। KQ/R हो गया, Q इंटू 10 की पावर 11 हो गया। तो R की वैल्यू आप मुझे बताओगे सर, वो आ जाएगा, क्या आएगा, K/10 की पावर 11। इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोलते हैं। हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है उस पॉइंट पे। इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो होता है KQ/R²। बिल्कुल सही बात है। तो KQ/R² कैसे लिख देते हैं, R इंटू आर। हाँ सर। अब KQ/R तो क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल हो गया ना। तो पोटेंशियल की जगह हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू में दे रखी है, Q इंटू 10 की पावर 11। अच्छा, और R की जगह क्या लिखोगे, सर R की जगह हम लिखेंगे K/10 की पावर 11। अब K हमारे पास क्या होता है बच्चे, K होता है हमारे पास 1/4πε0। अब यहाँ पर हम K को 1/4πε0 रख देंगे, तो आंसर दिख रहा है सर, ये आ जाएगा Q 4πε0 10 की पावर 22। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल था, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं था। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। इन अ रीजन ऑफ पोटेंशियल, ये अटेम्प्ट करो बच्चे आप, काफी अच्छा सवाल है। देखो, आपने अटेम्प्ट किया होगा, आई होप सो। देखो बच्चे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू, है ना, ये हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ E.dr। ये आपका रिलेशन होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और आपसे पोटेंशियल पूछा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो और पोटेंशियल दिया हो तो रिलेशन, सॉरी माइनस साइन भी यहाँ पे ध्यान देना, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस का डेल V बाई डेल R, है ना, ये होता है। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो। इस सवाल में देखो पोटेंशियल ही दिया है हमसे और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बच्चे, किसी भी पॉइंट पे सिर्फ फोर्स होगा Q इंटू ई। तो अगर हमें किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, है ना, हमें पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, फिर हम उसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे उस चार्ज को, हमें फोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले हमें पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम फोर्स बता पाएंगे। अब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल V बाई डेल R, है ना। इसको जब अगर हम कार्टिजन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाई डेल जेड के कैप। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ मैं, कि जैसे हमने लिखा ना कहीं भी डेल V बाई डेल एक्स, तो इसका मतलब है कि आप जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो केवल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपके लिए एकमात्र वेरिएबल कौन है, एक्स है। एकमात्र वेरिएबल कौन है, एक्स। बाकी जो भी आपके पास है वो सब के सब कांस्टेंट्स हैं,
चाहे वहां पे पिक्चर में y हो चाहे z हो, ये सब क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आपका वेरिएबल केवल वही वैल्यू होगी, है ना, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने लिखा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4y(x²), तो जो 4y है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं सेम मेथड लगाएंगे, बट इस y को भी क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, ये बचा 4y, और x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अभी मैं आपको ये सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। देखो, अब इस सवाल में हमारे पास पोटेंशियल मालूम था ना, अब हम एक एक करके निकालते हैं डेल वी बाई डेल एक्स। तो सबसे पहले डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं बच्चे। ये क्या आएगा, मैंने कहा सर देखो वी ये है, डिफ्रेंशिएट करो, और आगे एक माइनस साइन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं ना, तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स चाहिए, तो पहले डेल वी बाई डेल एक्स निकालते हैं, है ना। देखो यहाँ पर मैंने, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लिखा है ना ये, कि ये हमारे पास हर जगह माइनस साइन लगा हुआ है, तो पहले ये तीनों क्वांटिटीज निकालते हैं, उसके बाद आगे फिर हम माइनस लगा देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, सही बात है। तो डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो 6x है, मैंने कहा इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक में पूरा अच्छे से करके दिखाता हूँ, ताकि अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से फैमिलियर नहीं भी है ना, तब भी आप सवालों को सॉल्व कर पाए। -8xy -8y प्लस का 6yz। अब मुझे एक बात बताओ, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब x को छोड़कर बाकी सारे तुम्हारे लिए क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो 6 हो गया, कांस्टेंट था x टर्म में। अब यहाँ पर देखो 8y पूरा क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो माइनस का 8y। y तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। y z दोनों कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कितना, 0। मतलब जो हमारा डेल v अपॉन डेल एक्स निकल के आया, वो क्या निकल के आया, 6 माइनस 8y। यहाँ तक एग्री करते हो क्या, यहाँ तक एग्री करते हो कि नहीं करते हो यार, करते हो क्या, अच्छा। चलो सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई निकालो, मैंने कहा सर अभी निकाल लेते हैं। डेल अपॉन डेल वाई, सेम ये पूरा टर्म यहाँ आ जाएगा, सेम टर्म, है ना, लिख दो सर, ऐसे नहीं सर, एक स्टेप करो आप, ठीक है बच्चे, ठीक है, एक स्टेप करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ये 6x है -8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz। अब देखो x तो कांस्टेंट है, तो पहला टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। 8xy में y कॉन्स्ट, इस बार हमारे लिए वेरिएबल कौन है, y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 8x, y का क्या बनेगा, -8, yz है तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस का 6z, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये माइनस का 8x -8 प्लस का 6z, ये आपका डेल वी वाई डेल वाई निकल के आया। अब निकालते हैं हम क्या, अब निकालेंगे सर हम डेल वी बाई डेल जेड। मैंने कहा अच्छी बात, निकाल लो। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहला 0 हो जाएगा, है ही नहीं इसमें जेड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो तीनों टर्म क्या हो जाएगा, 0। केवल 6y बचेगा, क्योंकि 6y हमारा कांस्टेंट होगा। अब आगे हमारे पास माइनस साइन लगाना था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसके आगे माइनस लगा दो, तो -6 + 8y आई कैप, है ना। माइनस साइन क्यों लगा रहे हो सर, देखो ना फॉर्मूला, देखो ना बच्चे, माइनस साइन था ना आगे, हर जगह देखो माइनस साइन है ना, तीनों जगह माइनस, ठीक है। तो फिर फटाफट इसमें माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 8x प्लस 8 माइनस 6z, ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा जे कैप, और के कैप में क्या है, प्लस का 6/k कैप। किस पॉइंट पे बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सर वो बताना है हमें 1,1,1 पे, मतलब एक्स वाई जेड को क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो ये बनेगा -6, y को 1 रखा तो 8 × 1 क्या हो जाएगा, ये y को 1 रख दिया ना, तो 8 × 1 क्या, 8, 8 - 6 मतलब 2, इट विल बी 2y कैप, ओके। प्लस का 1 रखा, 8 8 16 16 -6 मतलब 10, मतलब 10j कैप, और प्लस का 6k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है हमारे पास, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप। फोर्स बता दो सर, फोर्स होगा Q × E। चार्ज कितना है बच्चे, सर चार्ज हमें दे रखा है कितना, 2 कूलम, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 20i कैप प्लस, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या, हाँ 2 से 20 नहीं होगा बच्चे, 20 नहीं होगा सर, गलत जा रहे हो आप। मैंने कहा हाँ यार, गलती हो जाती है कभी कभी, माफ कर दिया करो। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 4i कैप प्लस 20j कैप प्लस 12k कैप। हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकालना है यार, बच्चे बच्चे को आता है कि एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपली √4 का स्क्वायर 16 प्लस 400 प्लस 144 सॉल्व करोगे, आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा।
है ना, एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से लिख लेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफी अच्छा सवाल था, है ना। इससे एक मेजर कॉन्सेप्ट हमने ये वाला सीखा है। ये ध्यान रखना बच्चे, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमें क्या दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, है ना, और पोटेंशियल पूछा हो, ये आस्ट हो। ये कब यूज करेंगे बच्चे, जब आपको पोटेंशियल दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आस्ट हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, है ना बच्चे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अटेम्प्ट करें आप लोग, फिर बताता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। देखते हैं। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाई अ बैटरी, एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज करा है। द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम। तो बेसिकली देखो, पहले वाले एनर्जी से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, पहले जो भी एनर्जी रही होगी। तो हम तो पहले की बात करते हैं कि पहले कैपेसिटर था भाई, इसी कैपेसिटेंस था, इसको वी वोल्ट से हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा था। तो पहले जो एनर्जी थी सर, वो तो सिंपली हाफ सी वी स्क्वायर थी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहले जो चार्ज था वो कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, से हमने चार्ज ही बता दिया, दो बातें थी। अब क्या किया आपने, बैटरी हटा दिया। मैंने कहा ठीक है हटा दो, कोई बात नहीं। बैटरी हटाकर एक और कैपेसिटेंस ऐड कर दिया। चलो इसको अगले पेज पे कर लेते हैं ना, तो उसमें सॉल्यूशन स्पेस है ना, वहां कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चे, कि हमने बैटरी हटाकर एक दूसरा कैपेसिटर ही ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कर दिया। ये चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है सीवी, इस पे चार्ज कितना है जीरो। हमसे पूछा है फाइनल एनर्जी क्या होगा, तो अब एनर्जी इसके पास भी कुछ होगा, इसके पास भी कुछ होगा। लेकिन देखो जो भी चार्ज पहले था इस पर ही था। अब चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि ये तो चार्ज है, ऊपर वाला कैपेसिटर क्या है, चार्ज, और नीचे वाला कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज। तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। कब तक होगा सर, जब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, रिजल्टिंग सिस्टम बन जाएगा, तो हमारे पास चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो हम किसी भी टाइम पे जब फाइनल हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन से, कि पहले जो चार्ज था कितना था सीवी, वही चार्ज हमारे पास बाद में दोनों पे बढ़ जाएगा। अच्छा Q1 चार्ज कितना होगा, मैंने कहा कैपेसिटेंस सी, और फाइनली मान लिया हमने वोल्टेज वी डैश हो गया। इस पे चार्ज कितना होगा दूसरे वाले पे, सर कैपेसिटेंस तो सी ही है क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर है। और वोल्टेज क्या हो गया, वी डैश, क्योंकि फाइनली हमारे पास ये कहाँ पहुंचा होगा, एक कॉमन पोटेंशियल पे पहुंचा होगा, है ना। कहाँ पहुंचा होगा, एक कॉमन पोटेंशियल पे, उसे वी डैश बोल दिया। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि वी डैश कितना आ रहा है, सर सी कैंसिल कर दो हर जगह से। तो फाइनली जो बाद का पोटेंशियल है वो आ रहा है वी डैश इज इक्वल टू वी बाई टू। यानी बाद में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई टू होगा और यहाँ भी कितना होगा, वी बाई टू। तो बाद की एनर्जी कैसे लिखोगे, सर इसका एनर्जी, इस कैपेसिटर का एनर्जी, है ना, इस कैपेसिटर का एनर्जी प्लस इस कैपेसिटर का एनर्जी। तो इस कैपेसिटर का एनर्जी कितना, सर हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी कितना, वी बाई टू का स्क्वायर। अच्छा, और इसका कितना, सर ये हो जाएगा हाफ सी वी बाई टू का स्क्वायर। अच्छी बात है। तो फाइनली एनर्जी कितना आया, हाफ हाफ मिलके वन हो गया, और ये हो गया सी वी स्क्वायर बाई फोर। ये एनर्जी निकल के आया। पहले एनर्जी कितना था, सर पहले एनर्जी आपने बताया हाफ सी वी स्क्वायर था, अब सी वी स्क्वायर बाई फोर हो गया। तो एक काम करें, पुराने के टर्म में सोचे क्या होगा। मैंने कहा सर देखो इसको टू अलग लिख लो, टू इंटू टू लिख सकते हैं ना, सी वी स्क्वायर बाई टू। तो हाफ सी वी स्क्वायर का क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब जो फाइनली एनर्जी निकल के आया है वो ई बाई टू हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चे, बी, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ टू। ओके, वेरी सिंपल। पहले एनर्जी निकाला, क्या था, बाद में एनर्जी निकालना, एनर्जी निकालने के लिए क्या किया, चार्ज कंजर्वेशन यूज किया। सिंपली इस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, है ना। पढ़ाई करते रहें, ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ, केवल मेरे साथ आप सॉल्यूशन देखते जा रहे हो और आपका हेल्प हो रहा है, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ साथ सॉल्यूशंस लगाने पड़ेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अटेम्प्ट करें एक बार इसे, है ना, फिर डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, है ना। पॉज करें, अटेम्प्ट करें। चलो
डिस्कस करते हैं। क्या बोला है हमसे? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 90 पिकोफैरेड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, जिसका जो बैटरी है उसका वोल्टेज 20 वोल्ट है। मैंने कहा ठीक है। हमने द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, ओके, देखो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को उठाया, सेम बैटरी के साथ ही रहने दिया। अब इसके बीच में एक हमने डाई इलेक्ट्रिक भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हमें इंड्यूस चार्ज बताना है। इंड्यूस चार्ज का मतलब है कि पहले जो चार्ज था और अब जो फाइनली चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वही हमारा क्या होगा, इंड्यूस चार्ज होगा। तो एक एक करके काम करना शुरू करते हैं। तो पहले चार्ज कितना है? मैंने कहा सर पहले चार्ज पोटेंशियल बता दिया आपने। हमारे पास C इंटू वी, कैपेसिटेंस 90 पिको फैरेड है और वोल्टेज 20 है ही, तो इट विल बी 1800 पिको कुलम। मैंने कहा अच्छी बात। अब यहाँ पर देखो बाद में क्या हुआ सर, बाद में जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो पुराना कैपेसिटेंस उनका मल्टीप्लाई। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 5/3, पुराना कैपेसिटेंस कितना था 90, तो इट विल बी 1500 पिको फैरेड। तो नया चार्ज कितना आया सर, नया चार्ज C इंटू वी, नया C डैश तो हमारे पास 1500 है, और वोल्टेज तो कितना सर, वोल्टेज तो वही है 20 वोल्ट, है ना। देखो ध्यान से, मैंने कहा हाँ सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा 1500 नहीं आएगा, ये 150 आएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा 150 ना, इट विल बी 150, 35 से 150, तो 150 इंटू यानी ये आ जाएगा हमारे पास 3000 पिको कुलम। डिफरेंस कितना आ रहा है सर, डिफरेंस 3000 माइनस 1800 मतलब 1200 पिको कुलम। तो 1.2 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें, तो 1.2 नैनो कुलम, इसको नैनो कुलम में लेके जाओगे तो 1.2 नैनो कुलम हो जाएगा, है ना। अच्छी बात है सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। डिफरेंस पूछा था, हमने डिफरेंस बता दिया। अगला सवाल, अटेम्प्ट करें। A charge Q is distributed over two concentric hollow spheres। एक चार्ज है, हमने क्या लिया, दो कंसेंट्रिक स्फीयर लिया है ना। एक स्फीयर ये रहा, दूसरा स्फीयर ये रहा। हमसे बोला है एक का रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे का रेडियस कैपिटल आर है, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल हमसे बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो हमें पोटेंशियल बताना है कॉमन सेंटर का। बहुत सिंपल है, आराम से देखो। अगर मैं बोलूं तुमसे कि टोटल चार्ज, तो क्यू बोला है, अगर इस पे चार्ज एक्स मानेंगे तो यहाँ चार्ज क्या होगा, क्यू माइनस एक्स। क्या आप इनर स्फीयर पे मुझे बता सकते हो कि चार्ज डेंसिटी कितना होगा? सर वो होगा चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया कितना 4πr²। ये बराबर है आउटर स्फीयर के चार्ज डेंसिटी के। मैंने कहा हाँ, आउटर वाले पे चार्ज डेंसिटी कितना होगा सर, आउटर वाले पे हो जाएगा Q माइनस एक्स अपॉन 4πR²। मैंने कहा हाँ, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आपको कुछ दिखेगी, थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, तो ये बनेगा XR² इज इक्वल टू Q माइनस एक्स इंटू स्मॉल r²। यहाँ से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है XR² इज इक्वल टू QR² माइनस XR²। यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी R² प्लस R², है ना, और ये बन गया हमारे पास QR²। अच्छी बात है, पक्की बात है। हाँ सर, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी QR² अपॉन R² प्लस R²। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आगे क्या बोल रहा है हमसे, पोटेंशियल पूछा है कॉमन सेंटर का। तो कॉमन सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा? मैंने कहा देखो, जो कॉमन सेंटर है ना बच्चे, कि जो हमारा कॉमन सेंटर बन रहा है उसका पोटेंशियल कैसे लिखोगे? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले की वजह से लिख लो और दूसरे की वजह से लिख लो, और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये आर दूरी पर था, ये कैपिटल आर दूरी पर था, हमें कॉमन सेंटर की पोटेंशियल लिखनी है, तो वो तो सिंपल होता है सर, KQ/R। उसी तरीके से लिखोगे ना, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा, KQ/R। तो Q की जगह यहाँ पे आ जाएगा KX/R प्लस KQ माइनस XR। अब कुछ नहीं करो बच्चे आप,
आपको अभी x की वैल्यू निकाल के दे दी है मैंने, ये आया है आपका x का वैल्यू QR² अपॉन R² प्लस R²। इसको यहाँ पे थोड़ा पुट कर लो x के जगह पे, थोड़ा सॉल्व करके, है ना, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। KQR अपॉन कैपिटल आर है, ये ध्यान देना, ये वाला आर कौन सा है, ये वाला आर है कैपिटल आर। अब इनको हमारे पास हम सॉल्व करेंगे और आपका पोटेंशियल निकल के सी ऑप्शन आ जाएगा। बताना सी ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आया तो मैं इसे एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी झनकदार और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये। इसके अंदर हम थोड़ा सा गॉस लॉ यूज़ करेंगे और गॉस लॉ यूज़ करके कैसे हम चीज़ों को सिंपल करेंगे और कितनी आसानी से इस सवाल को सॉल्व करेंगे सीखते हैं। हमसे क्या बोला है सवाल में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल बॉल। हमारे पास एक चार्ज स्फेरिकल बॉल है, एक बॉल है भैया, इसको कर दिया हमने चार्ज, क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन दे रखा है फाई इज इक्वल टू AR² प्लस बी। हमसे पूछा है कि चार्ज डेंसिटी क्या होगा, मतलब हमसे ये अंदर जो है ना रो पूछा है। रो मतलब क्या होगा, क्यू जो भी इसके अंदर है अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमसे पूछा है सवाल में, है ना। अब देखो एक काम करो, क्या तुम्हें पोटेंशियल मालूम है, हाँ। क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो, मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डेल वी बाई डेल आर, आप ही सिखाया है सर, है ना। आर दूरी का हम बात ही कर रहे हैं सर सेंटर से, ठीक है। तो आर दूरी पर हम लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा सर 2AR, बी का तो जीरो हो गया और आगे माइनस आ जाएगा, हाँ ठीक है। और हमें क्या मालूम है गॉस लॉ से, गॉस लॉ से सर हमें मालूम है कि E डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सरफेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, या जो भी है वो हमारे पास आ चुका है, कांस्टेंट तो नहीं है, वेरिएबल है। बट आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, -2AR, मैंने कहा हाँ -2AR। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो हम बाहर वाले सरफेस की बात करें क्योंकि तभी तो पूरा चार्ज लेंगे, तो इस पूरे बाहर वाले सरफेस का एरिया कितना होगा सर, वो हो जाएगा 4πr², है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें क्यू इनक्लोज से क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्यू इनक्लोज्ड आ रहा है क्या, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल क्यू इनक्लोज्ड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज चल रहे हैं। तो क्यू इन निकल के आएगा कितना, मैंने कहा सर माइनस साइन को इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो माइनस साइन के साथ है, तो हम माइनस साइन को रहने देते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि चार्ज तो हमारे पास कूलम में आएगा ना, तो 4 × 2 ये 8AR πr² मतलब πr³ है ये। अब हमें मालूम है हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था रो। रो क्या होगा, क्यू इनक्लोज अपॉन 4/3 πr³। क्यू इनक्लोज निकल के आया क्या, मैंने कहा हाँ वो निकल के आया है 8A पाई R³ भी तो है, R×R² अपॉन 4/3 πr³। R³ से R³ गया, पाई से पाई गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 2 जा 10, माइनस साइन तो चल ही रहा है हमारे पास साथ साथ, तो माइनस साइन का ध्यान रखेंगे। तो रो इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 आ गया और ये 3 ऊपर चला गया, तो 6A, ठीक है 6A, और ये एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन हुआ था ना, एप्सिलॉन नॉट विद अ नेगेटिव साइन, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लो एक बार, 6 से एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। जो भी सवाल आपने कॉन्सेप्ट आज तक सीखे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज आने वाला है, कहीं ना कहीं आएगा ही। अब इस सवाल को आप अटेम्प्ट करिए आराम से, है ना। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्या है सवाल भाई, क्या डरा रहा है क्या सवाल आपको। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 इज 10। हमने दो कैपेसिटर लिए, उनको पैरेलल में जब जोड़ा C1 और C2, तो उनका जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 10 आया, मतलब C1 + C2 10 है। When connected in series with 30-volt charge on C2 is 60 microcoulomb. If C1 ratio C2
इज 2:1, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस आर। देखो पहले दिख रहा है कि C1 प्लस C2 तो क्या हो जाएगा बच्चे 10, तो 6 3 9 नहीं हो सकता, 8 4 12 नहीं हो सकता, ठीक है, 4 और 2, ठीक है, ये 6 आ रहा है, कुछ मिस्टेक करी क्या हमने। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2 इज 10 माइक्रोफैरेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास सिंपली C1 प्लस C2 10 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 और दिख रहा है, 4 और 2 6 दिख रहा है, 6 और 3 9 दिख रहा है, 8 और 4 12 दिख रहा है, मतलब ये चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बोनस होगा, या मेरे से कुछ पीपीटी बनाते वक्त कुछ मिस्टेक हुई एडिटर से, बाद में देखते हैं इस सवाल को, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। Two charged conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. The ratio of charge density is sigma and sigma 2 after the connection. देखो दो चार्ज कंडक्टर्स हैं हमारे पास, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा और किसी का चार्ज कम होगा, तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, ठीक है। फाइनली इन दोनों का हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम। तो रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आफ्टर द कनेक्शन। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है सर, सिग्मा होता है Q/4 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, Q1 बाई दिस, ओके, एंड सिग्मा 1 ये होगा, सिग्मा 2 सिमिलरली Q2 के साथ आएगा, रेशियो लोगे तो Q2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। मैंने कहा हाँ सही बात है, तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, ये बनेगा हमारे पास R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर इंटू Q1/Q2। तो बेसिकली हमें चार्जेस का रेशियो अगर मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ चार्ज का रेशियो मिल जाएगा क्या, मैंने कहा देखो सर कनेक्शन के बाद पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाना है, तो मतलब पोटेंशियल सेम हो गया फाइनली चार्ज के फ्लो के बाद। तो पहले कैपेसिटेंस अगर हम C1 माने, है ना, क्या मान रहे हैं C1, तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू V2 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कैसे लिखोगे, मैंने कहा सर पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला स्फीयर का हमें मालूम है, क्या होता है वो सर, वो KQ/R होता है, अच्छी बात है। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो KQ1/R1 इज इक्वल टू फाइनली KQ2/R2। तो K से K गया और Q1/Q2 क्या निकल के आया सर, ये निकल के आया R1/R2। तो Q1/Q2 क्या हो गया R1/R2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा क्या कि R2 स्क्वायर/R1 था, और ये Q1/Q2 बना R1/R2। अब ये एक R1 से एक R1 ये चला गया, एक R2 से एक R2 ये चला गया, तो बेसिकली R2/R1 क्या आ गया, R2/R1, ये आपका σ1/σ2 का रेशियो निकल के आया है। इसका एक दूसरा तरीका भी था, सेकंड मेथड भी है, ध्यान रखना, है ना। ये सेकंड मेथड मतलब तुम सोच सकते हो, जो सिग्मा है ना वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सिग्मा क्या है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये हम अगर हम कुछ दूसरे मेथड्स में देखेंगे तो कई बार आपको दिख जाता है, ठीक है। तो σ1/σ2 R2/R1 ही आना था, ठीक है। चलिए याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल देखते हैं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अटेम्प्ट करें आप, जब भी मैं सवाल बोलूँ आपको अटेम्प्ट करना है, आपको मेरे साथ सॉल्यूशन नहीं देखना। क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर हैज अ कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैरेड है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सेपरेशन इज हाफ्ड। तो पहले हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A/D ये होता है हमारे पास किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पहले ये 8 है, अब क्या हुआ सेपरेशन को आधा कर दिया, मतलब अब हमारे पास जो नया कैपेसिटेंस होगा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D/2 कर दिया, अच्छा। एंड स्पेस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहले तो हमने एरिया का इम्पैक्ट देख लिया, डिस्टेंस कम कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो चुका था 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये तो 16 हो चुका था पहले ही। उसके बाद जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होता है नया कैपेसिटेंस, वो हो जाएगा सर K इंटू सी डैश, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 5 और सी डैश कितना है 16, मतलब जो C डबल डैश आ गया कितना आ गया 80 पिको फैरेड, यानी आंसर क्या चला जाएगा 80 पिको फैरेड चला जाएगा। देखो इस सवाल में हमने क्या यूज किया, सिंपल सा कि हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया
कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। जो हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो जो नया कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स ऑफ पुराना कैपेसिटेंस हो जाता है ना। इन दोनों कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। पहले डी बाई टू कर दिया है, तो डी बाई टू करने से क्या होगा, जैसे हमारा कैपेसिटेंस पहले 2 टाइम्स हो गया क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, और उसके बाद आपने 2 टाइम्स, जब डिस्टेंस आधा हुआ है तो कैपेसिटेंस डबल हो गया। तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, कितना बना, पहले सर हमारे पास ये 8 था, अब 16 बन गया। अब उसके बाद आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया 5 का, डाइलेक्ट्रिक है तो नया क्या हो जाएगा, 16 इंटू 5 यानी 80 पिको फैरेड। अगला सवाल है ना, अटेम्प्ट करें बच्चे। एनर्जी स्टोर्ड, आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द चार्जिंग फ्रॉम अ बैटरी। अच्छा ये 1:1, ध्यान देना। हम इसमें क्या पूछा है कि जो एनर्जी स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के साथ और जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है चार्जिंग के दौरान, डिस्चार्जिंग की बात नहीं कर रहे, वो कितना होगा। मैंने कहा देखो भाई, एनर्जी का एक ही फॉर्मूला Q²/2C है ना, या हाफ CV²। आपने अगर सब कुछ सेम रखा है, वोल्टेज सेम रखा है, तो हमारे पास जिस रेट से चार्जिंग हो रही होगी उसी रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रहा होगा। ऑब्वियसली हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अदरवाइज रियल कंडीशंस में चीजें बदल सकते हैं। ठीक है, 1:1। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो जल्दी जल्दी करना है, आराम आराम से। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है, आराम आराम से, क्योंकि पेपर काफी नजदीक है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमसे क्या बोला है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखो एक बात समझना, मैं आपको एक बात समझाता हूँ इस सवाल के लिए। 14 सवाल आप अटेम्प्ट करें एक बार, आई होप आपने अटेम्प्ट करा होगा। चलिए मैं आपको इसका एक बात बताता हूँ कि जब भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है ना, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो यहाँ पर एक 2 पॉइंट्स है। पहली बात, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहे हो ना, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तब तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो ना, तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है ना। ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो जब भी आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हो, तो अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। क्यों डिक्रीज होगा सर, अभी आपको मैंने बता रखा है ना, माइनस का डेल V बाई डेल एक्स, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, माइनस साइन आ रहा है ना, इसलिए। और इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, जो फील्ड के डायरेक्शन के अगर आप परपेंडिकुलर चलोगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल है वो अनचेंज रहेगा। द पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आने वाला। अब देखो सवाल में, सवाल ने क्या बोला था हमसे, सवाल हमसे बोल रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चे, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना, समझ आने के लिए। वेयर ए इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फील्ड एंड बी इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। आप क्या कर रहे हो, ए से बी पे जा रहे हो, बी पे जाने के लिए आप ए दूरी चल रहे हो फील्ड के डायरेक्शन में, और बी दूरी चल रहे हो फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर तो पोटेंशियल, मैंने क्या बताया, किधर यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कितने से डिक्रीज होगा सर, ई इंटू ए, वी इज इक्वल टू ई इंटू ए। और यहाँ तो पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, है ना। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, ए इंटू, अच्छा, ए इंटू ए। बी इज द, क्या पूछा हम, सुन सेकंड, ए इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग फील्ड डायरेक्शन एंड बी इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। तो ए इंटू ए आंसर आएगा, इसमें से गलत आंसर दिया है, सी, सी नहीं है बच्चे, है ना, आंसर हमारा ए। ठीक है, ए, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर इस सवाल में जैसा हमसे बोला था कि इस सवाल में हमारे पास
ए और बी के बीच में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो ए का पोटेंशियल अगर वी ए बोलोगे तो ये वी ए है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपने वर्क डन किया, वो वर्क डन कितना हो जाएगा, ई इंटू ए हो जाएगा, है ना। और आप ई इंटू ए करके कहाँ पहुँच गए, वी बी पहुँच गए, है ना। यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचे, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। इफ द, अटेम्प्ट करें आप लोग, ऐसा नहीं मेरे साथ सोल्यूशन देखने लग जाए, अटेम्प्ट करें पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखें। इफ द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 कूलम, द एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस बाय 21%, द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन कूलम वाज। हमसे बोला है एक कैपेसिटर है, उस पे हमने चार्ज को इंक्रीज कर दिया कितने से, 2 कूलम से। तो पहले चार्ज मान लेते हैं क्यू है, क्यू था, बाद में चार्ज कितना कर दिया हमने, क्यू प्लस 2। द एनर्जी स्टोर्ड इन इज इंक्रीज्ड बाय 21%, तो पहले एनर्जी क्या था, क्यू स्क्वायर बाई 2c, अब एनर्जी कितना होगा, क्यू प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2c। द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हमें ओरिजिनल चार्ज हमसे पूछा है सवाल में। अब 21% से इंक्रीज हो गया है, मतलब बेसिकली क्या है कि सर क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस 21% ऑफ q square by 2c will finally give u to this thing, यानी it will be q plus 2 का होल स्क्वायर by 2c। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाए तो सॉल्व कर लेना, है ना। ऐसा तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर आ जाएगा तो क्यू स्क्वायर हर तरीके से कैंसिल हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा, उसे फिर सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। क्यों ही आपका अननोन है, एक ही वेरिएबल है, उसके टर्म में एक ही इक्वेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके कमेंट में बताना कि सर मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं।